हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउट के बारे में। गाउट और हाइपर यूरिसीमिया दो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो क्या एग्जैक्ट उनकी डेफिनेशन है, क्या उनमें डिफरेंस है, ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरयूरिसीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, पैरा आर्टिकुलर टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन्स लीडिंग टू एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, क्रोनिक आर्थराइटिस, टोफाई फॉर्मेशन एंड रीनल डिजीज। यानी कि हमने पढ़ा कि गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा किसका? प्यूरिन का। यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तब यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर यूरिसीमिया। और हाइपर यूरिसीमिया के साथ साथ जब मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होगी, कहाँ पे? जॉइंट्स में, पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज में एंड अदर ऑर्गन्स, जिसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या फिर क्रोनिक आर्थराइटिस, टोफाई फॉर्मेशन या रीनल डिजीज की मैनिफेस्टेशन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? गाउट कहेंगे। यानी कि जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हुआ और ओनली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है तो वो कंडीशन क्या होगी? हाइपर यूरिसीमिया कही जाएगी। लेकिन साथ में जब मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होगी और तब जो कंडीशन डेवलप होगी उसको हम क्या कहेंगे? गाउट। तो यहाँ पे हमें क्लियर पता लग गया कि हाइपरयूरिसीमिया की डेफिनेशन क्या है और गाउट की डेफिनेशन क्या है। अब गाउट क्या होता है? अब इस वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ना है गाउट के बारे में। तो गाउट क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्रिस्टल इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है एडल्ट में। क्रिस्टल इंड्यूस्ड यानी कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होगी। अब हमने पढ़ा कि गाउट जो है वो क्रिस्टल इंड्यूस्ड है। अब अदर कौन सी कंडीशंस है जो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस कोज करती हैं? वो है सूडो गाउट, बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो किस कैटेगरी में आती है? क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस की कंडीशन में आती है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी गाउट की एंड हाइपर यूरिसीमिया की। अब हम इसकी एपिडेमाइलोजी की बात करते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली मैन को अफेक्ट करता है। मैन में भी जो मिडिल एज्ड एंड एल्डरली है वो ज्यादा इसमें अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। जो वुमेन है वो आफ्टर मीनोपॉज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है। बिफोर मीनोपॉज क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रीडोमिनेंस रहती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन होता है तो वो क्या करता है? रीनल यूरिक एसिड एक्सक्रीशन कराता है। मतलब कि जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया था उसका रीनल एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। एक्सक्रीट हो जाएगा तो उसका लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो जो एस्ट्रोजन है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन में क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है गाउट को। वेयर एज मैन के केस में एस्ट्रोजन नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाई सीरम यूरेट। और जो गाउट है वो किस में होगा? मिडिल एज और एल्डरली मैन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है कुछ कंडीशंस के साथ। उनमें से फर्स्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? जो ब्रैकेट में ये 5 कंडीशन दी गई है, इन 5 कंडीशंस में से अगर कोई 3 कंडीशन है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आएगा। सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, ट्राइग्लिसराइड रेज, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर ये 5 कंडीशंस में से कोई 3 कंडीशन है तो वो क्या होगा? मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। और किस किस के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है? ओबेसिटी के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ। Because hyperuricemia in gout causes insulin resistance, endothelial dysfunction and chronic inflammation, renal urate retention। ये सारी कंडीशन क्या है? इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन शो करती है गाउट के साथ। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है उनका जो इंटीरियर पार्ट है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी या रीनल यूरेट रिटेंशन होने लग जाएगा। मतलब जो किडनी डिजीज है कोई भी, उसकी वजह से अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन नहीं हो पाएगा। एक्सक्रेशन नहीं होगा तो रिटेंशन हो जाएगा और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। और ये इंसिडेंस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड? क्योंकि लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं गाउट डेवलप होने में। तो इसीलिए जो लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस की वजह से इसके इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है।
अब हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक डिजीज है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का डिजीज है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एडेनिन एंड गुआनिन। ये क्या करेंगे? एसेंशियल कंपोनेंट फॉर्म करते हैं डीएनए का, आरएनए का, एटीपी का एंड मैनी कोएंजाइम्स का। एंड ऑन मेटाबॉलिज्म दीज आर कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। तो प्यूरिन्स हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं डीएनए, आरएनए, एटीपी और कोएंजाइम्स का। अब प्यूरिन्स के सोर्स की बात हम अगर करें तो प्यूरिन्स के दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक एंडोजीनियस सोर्सेज एंड एक एक्सोजीनियस सोर्सेज। जो एंडोजीनियस सोर्सेज होते हैं वो 70 to 80% होते हैं, यानी कि जो प्यूरिन्स है वो उसका एक मेजर पार्ट जो है विद इन द बॉडी प्रोड्यूस होता है, और जो कुछ पार्ट है उसका वो एक्सोजीनियस सोर्सेज से मिलता है। एंडोजीनियस सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्यूरिन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी फ्रॉम नॉर्मल सेल टर्नओवर। किससे प्रोड्यूस होंगे? स्पेशली फ्रॉम रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज लाइक बोन मैरो, लीवर एंड इंटेस्टाइनल ग्लूकोजा। जब डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन होगा फ्रॉम डाइंग सेल्स तो उससे क्या होंगे? प्यूरिन बेसिस रिलीज होंगे, और वो प्यूरिन बेसिस आइदर रीयूज्ड हो जाएंगे बाय द साल्वेज पाथवे और डिग्रेडेड टू यूरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, जो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है इसके तीन मेन पाथवे होते हैं। एक तो इसका होता है सिंथेसिस पाथवे, एक होता है साल्वेज पाथवे या फिर रीयूज्ड या रिसाइकलिंग पाथवे, एंड थर्ड होता है डिग्रेडेशन पाथवे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जब डीएनए आरएनए है ये क्या होंगे, इनका ब्रेकडाउन होगा फ्रॉम डाइंग सेल्स तो प्यूरिन के बेसिस रिलीज होंगे, और वो या तो रीयूज हो जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे यूरिक एसिड में। अब 70 to 80% पार्ट कहाँ से है? एंडोजीनियस सोर्सेज से है। एक्सोजीनियस सोर्स में 20 to 30% पार्ट होगा प्यूरिन्स का, जो स्मॉल प्रोपोर्शन है वो डाइटरी इंटेक से आता है। एक्सोजीनियस मतलब बाहर से, डाइट से जो आता है। पार्टिकुलरली प्यूरिन रिच फूड्स कौन कौन से हैं? रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड एंड एल्कोहल। एल्कोहल में भी जो बियर होती है वो सबसे मेजर प्यूरिन का सोर्स होती है। तो जो डाइटरी प्यूरिन्स है ये किससे एब्जॉर्ब, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? गट से इनका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म होगा, एंड अल्टीमेटली ये सीरम यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जो राइबोज 5 फॉस्फेट है एक रो शुगर होती है, एंड पीआरपीपी ये क्या है? एक एक्टिवेटेड कैरियर है। ये अलाउ करेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को टू बिल्ड अप। पीआरपीपी से थ्रू सिंथेसिस पाथवे आईएमपी की फॉर्मेशन होगी। तो आईएमपी क्या है? फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है जो बनेगा। अब आईएमपी से भी दो पाथवे अराइज होंगे, या तो आईएमपी से एएमपी बनेगा या फिर आईएमपी से जीएमपी बनेगा। एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ बिलो मेंशन एंजाइम, और आईएमपी से बनेगा जीएमपी। जीएमपी क्या है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? राइबोज 5 फॉस्फेट एंड पीआरपीपी ये क्या बनाएंगे? आईएमपी बनाएंगे। आईएमपी क्या है? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से दो पाथवे अराइज होंगे, आईएमपी से या तो एएमपी बनेगा और आईएमपी से जीएमपी बनेगा। एएमपी क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी क्या है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे देखने से पहले हम देखते हैं डिग्रेडेशन पाथवे। अब डिग्रेडेशन पाथवे में क्या है कि हाइपोजेंथीन से जेंथीन बना, और जेंथीन से क्या बना? यूरिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे यूरिक एसिड तक हम पहुंच गए हैं कि हाइपोजेंथीन से जेंथीन बनेगा और जेंथीन से यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड इस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट है, और ये किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है इसका मेजर पार्ट। एक्सेस प्रोडक्शन हुआ या रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन हुआ, मतलब या तो ये ज्यादा बन रहा है या फिर ये किडनी से एक्सक्रीशन इसका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होगी तो वो क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी? गाउट हो जाएगी। अब ये हाइपोजेंथिन आया कहाँ से? जो हमने पढ़ा था कि आईएमपी से दो पाथवे अराइज हुए, एक एएमपी की फॉर्मेशन हुई और एक जीएमपी की फॉर्मेशन हुई। तो उसी एएमपी से क्या बनेगा? आइनोसिन, और आइनोसिन से बनेगा हाइपोजेंथिन, और यही हाइपोजेंथिन फर्दर जेंथिन और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। और जीएमपी से क्या बनेगा? गुआनोसिन, गुआनोसिन से गुआनिन और गुआनिन से जेंथिन, तो ये जेंथिन आगे जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हाइपोजेंथिन है वो किससे फॉर्म हुआ? फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड स्पेशली एएमपी।
एएमपी जीएमपी किससे बने थे? आईएमपी से। तो यहाँ हमने जो पहले सिंथेसिस पाथवे पढ़ा था तो उसके बाद डिग्रेडेशन पाथवे इसलिए पढ़ा क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमें पता लग गया कि यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है और कैसे वो फाइनल एक एंड प्रोडक्ट है और उसका मेजर पार्ट एक्सक्रीट आउट होता है किडनी से। तो या तो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है या फिर उसका एक्सक्रीशन कम हो पा रहा है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो यूरिक एसिड का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, जो कंडीशन होगी हाइपर यूरिसीमिया। और फिर वो लेवल जब इतना बढ़ जाएगा कि अब वो सोल्यूबल नहीं रहा, तब क्या होगी, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन शुरू हो जाएगी जॉइंट्स में। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? गाउट कहेंगे। अब हम देखते हैं साल्वेज पाथवे यानी कि रिसाइक्लिंग ऑफ प्यूरिन्स। अब जो हाइपोजेंथीन और पीआरपीपी मिलके बनाएंगे आईएमपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एचजीपीआरटी। ठीक है, तो हाइपोजेंथीन पीआरपीपी से आईएमपी बन गया और एडिनिन प्लस पीआरपीपी से एएमपी बन गया। तो ये क्या हो गया? रिसाइक्लिंग होगी। जो हाइपोजेंथीन बना था वो पीआरपीपी के साथ मिलके आई, फिर जो प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड दोबारा से बना दिए, मतलब रिसाइक्लिंग होगी, रिसाइक्लिंग ऑफ प्यूरिन्स। तो ये पाथवे चलता है। तो नॉर्मल तो क्या था कि कैसे यूरिक एसिड बना वहां तक का हमें पता होना चाहिए और रिसाइक्लिंग कैसे होती है ये हमें पता होना चाहिए। अब इस पाथवे में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो क्या होगा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कहीं पे कोई दिक्कत होगी और उसके बाद क्या होगा, या तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है या फिर रीनल एक्सक्रीशन कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हाइपर यूरिसीमिया होगा और हाइपर यूरिसीमिया से फिर क्या फर्दर डेवलप हो सकता है? गाउट। अब ये यूरिक एसिड जो बना फाइनल एंड प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है ह्यूमन के कंडीशन में ना, ह्यूमंस में यूरिकेज एंजाइम नहीं होता। अगर यूरिकेज एंजाइम होता तो यूरिक एसिड का भी फर्दर डिग्रेडेशन होता, लेकिन यूरिकेज एंजाइम ना होने की वजह से यूरिक एसिड ही फाइनल एंड प्रोडक्ट ह्यूमन के केस में बनता है। इसका एक्सक्रीशन किडनी से 65 टू 75% होता है और गट से 25 टू 35% होता है। तो इसीलिए अगर सीकेडी की कंडीशन है या कोई भी किडनी डिसऑर्डर है तो उन कंडीशंस में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, यूरेट रिटेंशन हो जाएगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड मैन के केस में 3.5 टू 7 mg पर डीएल और इसकी सोल्यूबल लिमिट होती है 6.8 mg पर डीएल, यानी कि इससे ऊपर अबव दिस सीरम यूरिक एसिड लेवल मोनोसोडियम यूरेट कैन नॉट रिमेन डिजोल्व। सोल्युबिलिटी इतनी ही है, इससे ऊपर डिजोल्व नहीं रह सकेंगे और वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। तो इम्बैलेंस हुआ या तो सिंथेसिस में, साल्वेज में या एक्सक्रीशन में, मतलब कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के किसी भी पाथवे में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, उससे क्या होगा? हाइपर यूरिसीमिया होगा और हाइपर यूरिसीमिया से फर्दर गाउट डेवलप होगा। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट। अब कॉजेज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया हमने पढ़ा, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिक एसिड का। तो 90% केसेस में क्या होता है? अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। वो किन कंडीशंस में हो सकता है? या तो क्रोनिक किडनी डिजीज है, या ड्रग्स कुछ लाइक थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स, लोडोजेस्पिरिन एंड साइक्लोस्पोरिन, ये भी क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का उसको हैम्पर करते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस या लेड नेफ्रोपैथी, इन कंडीशंस में अंडर एक्सक्रीशन होगा यूरिक एसिड का, तो उसकी वजह से गाउट होगा। सेकेंड कंडीशन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ओवर प्रोडक्शन 10% केसेस में या तो हाई प्यूरिन इनटेक हो रहा है, प्लांट बेस्ड नहीं एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है वो ज्यादा ले रहा है, या फिर इंक्रीज्ड सेल टर्नओवर हो रहा है, मतलब सेल बार बार टूट रहे हैं उससे प्यूरिन स्पेसिस बन रहे हैं, लाइक इन माइलोप्रोलाइफरेटिव डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक एनीमिया, लाइसिस हो रहा है ना, और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो इन सब कंडीशंस में जितना लाइसिस होगा प्यूरिन बेसिस ज्यादा बनेंगे। या फिर कुछ एंजाइम की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लाइक पीआरपीपी सिंथेटेज की ओवर एक्टिविटी है, या फिर एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी है। ये हमने पढ़ा था रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है एचजीपीआरटी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। एचजीपीआरटी एंजाइम ये रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी और लेवल जो है वो बिल्टअप होता रहेगा। तो दो मेन कॉजेज हो गए गाउट के। नेक्स्ट है क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड इन्फ्लामेशन। जब सुपर सैचुरेटेड यूरेट जो है वो क्रिस्टलाइज होंगे एज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, और ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं प्रेफरेबली इन कूलर पेरिफेरल जॉइंट्स, पेरिफ्रीज में जो है वहां पे
ब्लड सप्लाई भी कम होती है, टेम्परेचर कम होगा कूलर पेरिफेरल जॉइंट्स में या एरिया ऑफ ट्रोमा, यानी कि बॉडी का ऐसा पार्ट जो फ्रीक्वेंट माइक्रो ट्रोमा के एक्सपोज में आता रहता है, वहां पे जो है ये क्रिस्टल्स ज्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। अब जब ये क्रिस्टल्स आएंगे तो मैक्रोफेज आएंगे उनको फेगोसाइटोस करने के लिए। जब मैक्रोफेज इनको इनका फेगोसाइटोसिस करेंगे तो क्या होगा, कुछ इन्फ्लासोम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्दर उससे क्या होगा, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन्स या ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स हैं ये रिलीज होंगे, और उसके बाद इंटेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जिसके बाद एक्यूट गाउट का अटैक आएगा। एक्यूट इन्फ्लामेशन हुई ना, और एक्यूट गाउट का अटैक आएगा पेशेंट। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे या तो अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा और उसके बाद गाउट की कंडीशन हुई, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन हुई, किन किन पार्ट्स में हुई, कैसे इन्फ्लामेशन हुई, ये हमने यहाँ तक कवर किया। अभी हम देखते हैं कि क्लिनिकल फेज क्या है गाउट के, मतलब गाउट दिखाई कैसे देगा हमें। तो 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, सेकंड है एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस, थर्ड है इंटरक्रिटिकल गाउट, एंड फोर्थ है क्रोनिक टोफेशियस गाउट। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, नाम से ही समझ आ रहा है हमें क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को सिम्टम कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, हाइपरयूरिसीमिया है। यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जॉइंट्स की जो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग या टोफाई फॉर्मेशन है वो पेशेंट में दिखाई नहीं दे रही है। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया रेफर्स टू एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड लेवल्स without any clinical features of gout such as joint pain, swelling or tophi. अब मोस्टली इंडिविजुअल्स जो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया के होते हैं वे नेवर प्रोग्रेस टू गाउट और यूरिक एसिड स्टोन डिजीज। इनमें क्या होगा, क्रिस्टल डिपोजिशन मे नॉट अक्कर डिस्पाइट हाई यूरेट लेवल, मतलब यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ गया, नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगा, लेकिन वो इतना नहीं हुआ कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन हो, जिसकी वजह से मोस्टली इंडिविजुअल्स एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया में गाउट में प्रोग्रेस नहीं करते, मोस्टली भाई हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन तक ही रहते हैं। इसीलिए इन कंडीशंस में जो यूरेट लोअरिंग थेरेपी है वो यूजुअली नहीं रिकमेंड करी जाती, और जो मैनेजमेंट है वो किस पे फोकस करती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मॉनिटरिंग पे, अनलेस द पेशेंट इज एट वेरी हाई रिस्क। और वो हाई रिस्क किसे कहेंगे हम, हाई रिस्क की कंडीशन तब होगी या तो यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है, मतलब एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर कीमोथेरेपी रिलेटेड ट्यूमर लाइसिस रिस्क है पेशेंट को, तो इन कंडीशंस में हम देखेंगे कि यूरेट लोअरिंग थेरेपी देनी है। अदरवाइज जब तक ये हाई रिस्क कंडीशन कोई ना हो तो हम ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मॉनिटरिंग पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 1977 एसीआर क्राइटेरिया फॉर एक्यूट गाउट, कि एक्यूट गाउट को डिफाइन करने के लिए एक 1977 एसीआर क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि एक्यूट गाउट की कंडीशन है कि नहीं है। तो इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस या तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट फ्लूइड में या टोफाई में, मतलब अगर टोफाई बनी हुई है तो उससे फ्लूइड लेंगे, या फिर जो जॉइंट का फ्लूइड है वो लेके जब उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें ये शो हो कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं तो उसको हम मानेंगे एक्यूट गाउट। अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल लैब या एक्सरे फीचर्स, ये जितने फीचर्स नीचे मेंशन किए हुए हैं इनमें से 6 या 6 से ज्यादा अगर फीचर्स है तो। अब ये फीचर्स क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अटैक्स ऑफ एक्यूट आर्थराइटिस, यानी कि एक्यूट आर्थराइटिस के अटैक आए हैं 2 से ज्यादा, मैक्सिमम इन्फ्लामेशन हुई है विद इन 24 आवर्स, मोनो आर्टिकुलर अटैक है, मतलब कि एक जॉइंट पे अटैक आया है, बाइलेटरल नहीं है, सिर्फ सिंगल जॉइंट पे है, जॉइंट में रेडनेस है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में पेन या इन्फ्लामेशन हुई है, यूनिलेटरल फर्स्ट मेटाटार्सल टार्सोफेलेंजियल इन्वॉल्वमेंट है, यूनिलेटरल टार्सल जॉइंट अटैक है, या फिर टोफस फॉर्मेशन है सस्पेक्टेड या प्रूवन, हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन है, एसिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग है, मतलब दोनों साइड के जॉइंट्स की स्वेलिंग नहीं है, एक ही साइड के जॉइंट में कहीं स्वेलिंग है, सब कोर्टिकल सिस्ट विदाउट इरोजन्स ऑन एक्सरे, एक्सरे में अगर विजिबल हो रहे हैं तो, जॉइंट फ्लूइड कल्चर नेगेटिव ड्यूरिंग द अटैक, अटैक के दौरान जब जॉइंट के फ्लूइड का हम एनालिसिस करवाएंगे
जॉइंट फ्लूइड का जब कल्चर कराया एक्यूट अटैक के दौरान तो वो नेगेटिव आया, यानी कि वहां पे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन वहां पे सस्पेक्टेड नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये कंडीशन या फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस होगा तो 1977 एसीआर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसे कहेंगे कि एक्यूट गाउट की कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। पहले हमने क्या पढ़ा था, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। सेकंड क्या है, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्यूट है, मतलब सडन ऑनसेट का है गाउटी आर्थराइटिस। इज अ सडन ऑनसेट इंटेंसली पेनफुल इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस caused by deposition of monosodium urate crystals in a joint triggering an acute inflammatory response। अब ये क्या है, सडन ऑनसेट की, ओफन एट नाइट, रात के टाइम पे मोस्टली ये होता है, बिकॉज रात के टाइम पे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है एंड रिलेटिव एसिडोसिस ड्यूरिंग द स्लीप। ये सभी कंडीशन प्रमोट करती है यूरिक क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन इन द जॉइंट्स। मतलब मोस्टली जब एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस का अटैक आता है वो रात के टाइम पे आता है, तब क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का कम होता है और उस टाइम पे क्या होगा, सीवियर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और वार्मथ, यानी कि टेम्परेचर रेज्ड मिलेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी विद इन 24 आवर्स और एक्सट्रीमली टेंडर जॉइंट, इवन बेड शीट कोज पेन। मतलब अगर पेशेंट ने बेड शीट भी क्या करेगी, पेन कर सकती है, इतना पेन पेशेंट को होगा। अब ये किसके वजह से ट्रिगर होगा, या तो अल्कोहल बिंज है, मतलब स्पेशली बियर किसी ने ज्यादा ली है, हैवी मील लिया है, ट्रोमा या सर्जरी है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या इनिशिएशन और विदड्रॉल किया है यूरेट लोअरिंग ड्रग्स का, तो तब ये एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस का अटैक आ सकता है। मोस्टली रात के टाइम आएगा जब टेम्परेचर डाउन होगा, डिहाइड्रेशन होगी, रिलेटिव एसिडोसिस होगा और सीवियर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होगी। सिस्टमिक फीचर्स में फीवर हो सकता है, मलेज हो सकता है और ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। ये कंडीशंस एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेंगी। अब कॉमन जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, जो कि यहाँ पे इमेज में भी दिखाई दे रहा है, इसको हम पोडेग्रा बोलते हैं। उसके अलावा एंकल, मिड फुट, नी, रिस्ट, फिंगर्स या एल्बो लेटर स्टेज में ये भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है वो अर्लीस्ट गाउट में इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक कूल जॉइंट है, पेरिफ्री पे है, डिजिटल जॉइंट एक्सपोज टू रिपीटेड माइक्रोट्रोमा। माइक्रोट्रोमा यहाँ पे हो, चलते फिरते भी चोट लगती रहती है, तो माइक्रोट्रोमा यहाँ पे रिपीटेड होते रहते हैं, जो कि फेवर करते हैं यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि क्रिस्टल्स की डिपोजिशन कहाँ पे होगी, कूलर पेरिफेरल जॉइंट्स में, और जो जॉइंट्स माइक्रोट्रोमा के एक्सपोज में आते रहते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इस पे माइक्रोट्रोमा होता रहता है। इसको हम पोडेग्रा बोलते हैं, क्योंकि पोज का मतलब क्या होता है, फुट, और एग्रा का मतलब होता है सीजर या अटैक ग्रीक में। तो मतलब फुट पे अगर एकदम से कोई सीजर या अटैक टाइप कंडीशन हुई है, जो कि एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में होता है, सडन पेनफुल अटैक ऑफ फुट, इसमें मेनली मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का, तो इसको पोडेग्रा इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड फेज, इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल, इंटर मतलब बीच का, तो इंटरक्रिटिकल पीरियड इज द एसिम्प्टोमेटिक फेज बिटवीन टू एक्यूट गाउट अटैक्स। मतलब दो गाउट के अटैक्स के बीच का जो एसिम्प्टोमेटिक फेज रहेगा, जिसमें पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, पेशेंट में उस टाइम पे कोई जॉइंट पेन या स्वेलिंग नहीं होगी। ये सिम्टम्स बेशक इस टाइम पे एब्सेंट हो, लेकिन जो एमएसयू क्रिस्टल्स की डिपोजिशन है ये साइलेंटली यहाँ पे होती रहती है जॉइंट्स में और पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज में। विद ऑनगोइंग हाइपरयूरिसीमिया एंड लैक ऑफ ट्रीटमेंट, जो सिम्टम फ्री इंटरवल है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यानी कि मान लो एक गाउट का अटैक आया और उसके 3 महीने बाद दूसरा गाउट का अटैक आया है पहले पेशेंट को, फिर हमने ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दी, तो 2 महीने पे अटैक आएगा या 1.5 महीने पे या 1 महीने पे अटैक आने लग जाएगा, और जो अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ेगी, साथ में अटैक सीवियर होगा, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होगा और इवेंचुअली क्रोनिक गाउट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए जो इंटरक्रिटिकल गाउट क्या है, एक दो जो एक्यूट गाउट के अटैक के बीच का एसिम्प्टोमेटिक फेज है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरक्रिटिकल गाउट। अब लास्ट है क्या है, क्रोनिक टोफेशियस गाउट। क्रोनिक टोफेशियस यानी कि टोफाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, डेवलप्स आफ्टर ईयर्स ऑफ अनट्रीटेड डिजीज। अगर पेशेंट काफी साल से
हाइपरयूरिसीमिया या गाउट से ग्रसित है और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले रहा है तो अब इसके फीचर्स क्या होंगे? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, टोफाई फर्म नोडुलर डिपॉजिट्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जिसको हम टोफाई बोलेंगे। अब ये टोफाई की फॉर्मेशन वैसे तो इमेज में दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो कौन कौन सी साइड्स है? हेलिक्स ऑफ द ईयर, क्योंकि ये सारा पार्ट क्या है? कूलर पार्ट है। कान सर्दियों में जल्दी ठंडे होते हैं ना, तो जो कूल टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होता है। हेलिक्स ऑफ ईयर, ओलेक्रेनोन बर्सा, फिंगर्स एंड टोज एंड एकाइलस टेंडन। और इसके बाद क्या होगा? जॉइंट डिस्ट्रक्शन, डिफॉर्मिटीज और फंक्शनल डिसेबिलिटी भी पेशेंट में हो सकती है। अब हम देखते हैं 4 स्टेजेस के बाद कुछ इसके रीनल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि हाई यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी जब एसिडिक यूरिन हो। उस कंडीशन में क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन और स्टोन की फॉर्मेशन होगी, रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स की फॉर्मेशन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस। सेकेंड इज क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी। लॉन्ग टर्म हाइपरयूरिसीमिया होगा तो यूरेट जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे रीनल इंटरस्टिशियम में, और वो किडनी को डैमेज करेंगे ओवर टाइम। तो इंटरस्टिशियल डिपोजिशन होगी यूरेट क्रिस्टल्स की प्रोग्रेसिव क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से। नेक्स्ट है एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, मतलब जब रैपिड ब्रेकडाउन होगा ट्यूमर सेल्स का तो वो क्या रिलीज करेंगी? मैसिव यूरिक एसिड रिलीज करेंगी, जिसके बाद क्या होगा? वो यूरिक एसिड रीनल ट्यूबल्स में प्रेसिपिटेट होगा और एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन और किडनी इंजरी कर देगा। मोस्टली ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में देखा जाता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? एक लाइफ थ्रेटनिंग मेटाबॉलिक इमरजेंसी है जो कि रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल से होती है, जिसके बाद क्या होगा? हाइपरयूरिसीमिया भी हो सकता है, हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है, हाइपरफोस्फेटीमिया भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, और लास्टली क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसकी। तो क्या कंडीशन होगी? एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी। तो ये सारी रीनल मैनिफेस्टेशंस होंगी। अब आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि गाउट की डेफिनेशन क्या है, हाइपरयूरिसीमिया की डेफिनेशन क्या है, प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है, और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म किन किन कंडीशंस में कैसे यूरिक एसिड को बढ़ाता है। फिर हमने 4 स्टेजेस पढ़ी जो गाउट की, चारों स्टेजेस को हमने उन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ा, और लास्टली हमने रीनल मैनिफेस्टेशंस पढ़ी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम गाउट की इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।